मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में आपको थोड़ा बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो जैसे कि अगर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक हड्डी का ढांचा है। हड्डी का ढांचा है, यानी कि हम लोग इस ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। हड्डी का ढांचा, स्केलेटल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें स्केलेटल सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होता है कि बोन के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, और उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोन से रिलेटेड डिजीज के बारे में, बोन से रिलेटेड डिजीज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्केलेटल सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन में स्केलेटल सिस्टम का पार्ट क्या क्या आता है, बोन आता है। बोन आता है तो बोन का यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिए कि बोन इज द substance which forms the skeleton of the body. Bone is the substance which forms the skeleton of the body, जो कि बॉडी के स्केलेटन को फॉर्म करता है। अगर हम लोग बात करेंगे एक सेल्यूलर लेवल पर, एक सेल की लेवल पर अगर मैं बात करता हूं तो एक सेल के अंदर आप देखेंगे तो एक सेल को भी अंदर से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि एक सेल को इंटरनली सपोर्ट करते हैं। क्यों? ताकि इसका ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ये करते क्या है, ये सेल के शेप को मेंटेन करने में आते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो ह्यूमन बॉडी के शेप को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलेटन। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोन्स, ह्यूमन के बोन्स। अगर आप हड्डी का ढांचा, अगर आपने देखा होगा किसी का, जैसे कि अगर हम चाइना के लोगों की बात करें तो चाइना के लोगों का स्कल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया में आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिला, जबकि आप जापानीज का देखेंगे तो ये स्कल का स्ट्रक्चर किसके कारण से, उसके बोन के कारण है। अगर आप चिंपैंजी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो चिंपैंजी में हम जानते हैं कि उसका, अगर आपने 11th में एनिमल किंगडम पढ़ रखा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि उसका जो फेस होता है, चिंपैंजी का जो फेस होता है वो माउथ पोर्शन जो है वो नोज से बहुत ज्यादा आगे होता है। माउथ पोर्शन नोज से बहुत ज्यादा आगे होता है। तो इस तरह से जो चिंपैंजी का फेस कहा जाता है इसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोग्नाथस या प्रोग्नाथस, थोड़ा सा रिकॉल करें आप लोग, उसे कहते हैं प्रोग्नाथस फेस कहते हैं। जबकि हमारा जो फेस होता है इसमें नोज पहले आता है, माउथ पार्ट बाद में आता है। तो ये कैसा है, ये ऑर्थोग्नाथस है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये ऑर्थोग्नाथस और प्रोग्नाथस किसके कारण से है, क्योंकि उनका जॉ लाइन, ये जॉ जो है, अगर हम चिंपैंजी की बात करें, गोरिल्ला की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसका जॉ लाइन। या फिर आप प्रिमिटिव ह्यूमंस की बात करें, प्रिमिटिव ह्यूमन की भी बात करेंगे, जैसे कि क्रोमैग्नन, ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में कि क्रोमैग्नन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप रामापिथेकस, शिवापिथेकस सब के बारे में पढ़ेंगे। वो सबका फेस कैसा था, प्रोग्नाथस फेस था। नोज से पहले उसका माउथ आता था। अगर आप इस तरह से करके रखेंगे तो पहले उसका माउथ पार्ट आएगा, बाद में नोज आएगा। क्लियर है? तो जबकि हम बात करेंगे, अगर मॉडर्न ह्यूमन की बात करेंगे तो मॉडर्न ह्यूमन का फेस कैसा होता है, निएंडरथल के बाद। तो मॉडर्न ह्यूमन का फेस कैसा होता है, पहले नोज आता है फिर माउथ आता है, यानी कि ऑर्थोग्नाथस फेस है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये किसके कारण से होता है, ये बोन के स्ट्रक्चर के कारण होता है। जिसके बोन का जैसा स्ट्रक्चर होगा उसकी बॉडी का शेप वैसा होगा। आप देखते होंगे कि किसी का पैर ऐसा होता है, किसी का पैर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बढ़िया है ना, और किसी का पैर आपने देखा होगा कि ये इस तरह का पैर होता है। तो ये सब किसके कारण से, उसके बोन के शेप के कारण है। यानी कि आप इस बात से क्लियरली एग्री करेंगे कि स्केलेटन जो है वो बॉडी के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है फ्रेंड्स?
फंक्शन, हम लोग अगर बोन का फंक्शन देखेंगे वो हम नेक्स्ट चार्ट में देख लेंगे। क्लियर है? अभी मैं बस इसको एक ओवरलाइन बता रहा हूँ आपको कि हम लोग बोन में क्या देखते हैं, बोन मतलब सॉरी बोन के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो बोन क्या करते हैं, बोन एक शेप देने का काम करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को शेप देने का काम करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँगा जॉइंट्स की बात करूँ तो जॉइंट्स क्या करते हैं, नाम से क्लियर है, किसी चीज़ को ज्वाइन करने वाला जगह जो है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा एक बोन है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये दूसरा बोन है, तो इस दोनों बोन का जो आर्टिकुलर रीजन है, जो आर्टिकुलेट करने वाला रीजन, आर्टिकुलेट बोले तो क्या, जो जोड़ने वाला रीजन है, इस जोड़ने वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ने वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ने वाले रीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने मूवमेंट में बताया है कि अगर बोन टू बोन अगर जोड़ना है, अगर बोन टू बोन जोड़ना है तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, जरा सा रिकॉल कीजिए आप पिछले लेक्चर से। ठीक है, बोन टू बोन क्या अटैच करता है, लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, और जबकि बोन टू मसल अगर हम लोग बात करते हैं तो टेंडन। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो जॉइंट की हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज। ध्यान रखेंगे बोन और कार्टिलेज ये दोनों स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी को शेप देने का काम करते हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, ये बोन भी और कार्टिलेज भी। क्लियर है? और ये भी क्या करते हैं, ये भी बॉडी को, जैसा बोन का काम वैसा कार्टिलेज का भी काम होता है। और ध्यान रखेंगे ह्यूमन बॉडी में भी अगर मैं बात करूंगा तो ह्यूमन बॉडी में भी कहीं कहीं पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो स्टर्नम एंड रिब्स, ये जो रिब केज का जो पार्ट है, ये रिब केज यहाँ तक आ रहा है और ये स्टर्नम से अटैच हो रहा है। यहाँ पर एक तलवार के शेप का स्वॉर्ड शेप एक बोन होता है, उससे आकर के यहाँ पर ये अटैच होता है। और जहाँ पर अटैच होता है, अटैच होने से पहले बोन नहीं रहता है, वहाँ पर कार्टिलेज का कुछ पार्ट होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और यहाँ ध्यान रखें कि बोन जो है ये थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि कार्टिलेज जो है ये थोड़ा सा लचीला स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है उसके कंपेरिजन में। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आपने जब मटन खाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि बोन का ऊपर वाला पार्ट या फिर कोई ऐसा बोन होता है जिसे आप खाते हैं तो वो थोड़ा सा कुरकुर का आवाज़ करता है। कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को? तो वो जो बोन आप खाते हैं वो कौन सा बोन होता है, वो एक्चुअली कार्टिलेज होता है, वो कंप्लीट बोन नहीं है अभी। ठीक है, उसका अभी ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है। कार्टिलेज का ही ऑसिफिकेशन हो जाएगा तो वो कंप्लीटली बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे लिगामेंट्स। अभी मैं बात कर रहा था कि बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है ना। और जब हम टेंडन की बात करेंगे तो बोन टू मसल अटैच करने के लिए जो सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेंडन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं स्केलेटन की, तो स्केलेटन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन के मैं इसमें लिखूंगा, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन। हम लोगों को बहुत सिंपली समझना है इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट करेंगे तो फिर समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे अपन समझते जाएंगे फिर हम लोग वास्ट मूव करते जाएंगे। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की बात करूंगा, जो भी बॉडी एक्सिस को फॉर्म करता है, किसको फॉर्म करता है, बॉडी एक्सिस को फॉर्म करता है। स्केलेटन विच फॉर्म्स द बॉडी एक्सिस, skeleton which forms the body axis is known as axial skeleton। इसे आप लोग एज ए डिफिनेशन लिख सकते हैं, skeleton which forms the body axis is known as axial skeleton। कितना सिंपल है, ठीक है ना। बॉडी एक्सिस, अगर मैं यहाँ पर कोई एक ह्यूमन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी ह्यूमन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख ले, बहुत परफेक्ट नहीं बन सकता है, ये देख ले, हालांकि ठीक ही लग रहा है, बेचारा हंसता मुस्कुराता चेहरा। ये लो, मैंने कुछ हेयर्स लगा दिए इसको, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन के बिल्कुल एक्सिस पर जो बोन आ रहे हैं, बिल्कुल एक्सिस पर जो बोन आ रहे हैं, इन सारे बोन को हम लोग क्या कहते हैं, इन बोन को हम लोग कहते हैं एक्सियल बोन। इस बोन को हम लोग, इस एक्सिस पर जो बोन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एक्सियल बोन या फिर एक्सियल स्केलेटन। क्लियर है फ्रेंड्स? और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, इस पर जो लटके हुए बोन्स है,
इस पर जो लटके हुए बोन्स हैं, इस पर जो अटैच्ड बोन्स हैं, इन बोन्स को हम क्या कहते हैं? इन बोन्स को हम कहते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर याद रखेंगे आप कि ये अपेंडेजेज से बना हुआ वर्ड है। ये बना हुआ किससे है? अपेंडेजेज, अपेंडेजेज, अपेंडेजेज। और अपेंडेजेज का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस। जैसे सपोज करते कि कोई एक लाइन मैंने खींच रखा है, तो ये लाइन आप मान लो कि ये लाइन एक्सिस है। जैसे कि ये लाइन आप मान लो कि क्या है? एक्सिस है। और इस एक्सिस से मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर आगे निकाल रखा है, तो आप क्या कहोगे कि ये इस एक्सिस का ये क्या निकला हुआ? ये प्रोसेस निकला हुआ है, यानी कि ये इसका अपेंडेजेस निकला हुआ है। अपेंडेजेस यानी कि ये क्या है? इसका प्रोसेस है। क्लियर है? अपेंडेजेस। और इसके अंदर ये जो एक्सियल स्केलेटन पर सपोर्टेड है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? अपेंडेजेस कह रहे हैं। और इस कारण से इस तरह के स्केलेटन को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और इसके अंदर क्या आते हैं? लिम्स आते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूंगा, इस लिम्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर लिम्स। इन लिम्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर लिम्स। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसको हम क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब। ये हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब वर्ड कहाँ से आया? फोर का मतलब होता है पहले, हाइंड का मतलब होता है पीछे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या बनाया? एक डॉग बनाया, एक डॉग बनाया। कितना अच्छा डॉग है, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है इसे? ये लो मैंने लिख दिया भौं भौं। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैंने एक डॉगी बनाया और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये इसका सामने का जो लिम्ब है, ये लिम्ब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब। जबकि ये पीछे वाला, इसकी बॉडी में अगर मैं देखूंगा तो ये इसके पीछे वाला पैर है, तो पीछे वाले पैर को हम लोग क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब। ये वर्ड वहीं से आ रहा है। तो आदमी में भी हम लोग क्या कह देते हैं? ये सामने वाले जो हाथ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग फोर लिम्ब कहते हैं। जबकि पैरों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अलावा जो इसमें आते हैं वो आते हैं गर्डल्स। गर्डल्स बोले तो क्या? यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो स्कैपुला, बोले तो क्या? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना? और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आ जाता है पेल्विस। यहाँ पर आ जाता है क्या? पेल्विस। यहाँ पर आ जाता है पेल्विस, यानी कि पेल्विक गर्डल, जो कि यहाँ कमर के पास का बोन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो यहाँ पर गर्डल्स आते हैं, यानी कि ये पेक्टोरल गर्डल। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, तो अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इतना सारा कुछ है, कैसे लिखेंगे। नहीं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप बस इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चार्ट में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ये हो गए पेल्विक गर्डल्स और ये हो गए पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ बोन्स। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बेहतर डिटेल में बात करेंगे। सपोर्ट, ये सबसे पहला काम क्या करता है? ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। किस मामले में? उसको शेप मेंटेन करने में उसके काम आएगा, और उसको उसके मतलब जो ढांचा उसका बना हुआ है उसको उस हिसाब से मेंटेन करने में काम आएगा, यानी कि मेंटेन्स द शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ह्यूमन। यहाँ ऑर्गेनिज्म तो वर्सटाइल वर्ड हो गया, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर सकते हो आप लोग। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में, तो मैंने वहाँ पर ऑब्लिक लगा करके ह्यूमन लिख दिया कि वो क्या करता है? उसके बॉडी के शेप को मेंटेन करने में काम आता है, और बॉडी के शेप को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रोटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, खास करके किसको? सॉफ्ट ऑर्गन्स को बोले तो लंग्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। इसके अलावा बात करूंगा मैं हार्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? इन सब ऑर्गन्स को क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स हैं। क्लियर है? तो इन सब ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नाम है ब्रेन। क्लियर है फ्रेंड्स?
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ब्रेन को भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हार्ट को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को, ये क्या करता है, बहुत सारे तरह के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे, उसका बॉक्स बना करके उसको अपने अंदर रख करके ये चारों तरफ से उसको कवर करके रखता है, ताकि जो एक्सटर्नल जर्क आएगा उसको पहले ये बोन कोप कर लेंगे ताकि वो उस ऑर्गन तक न पहुंच पाए। जैसे कि ब्रेन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है ना। और इसी क्रेनियम को हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसे हम कहते हैं प्यार से ब्रेन बॉक्स। इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। और लंग्स, हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर, इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं रिब केज, केज, जेल, रिब्स का बना हुआ जेल। क्लियर फ्रेंड्स, रिब्स का बना हुआ जेल, एक कवरिंग ढांचा जो कि क्या करता है, उसके अपने अंदर उस सब को रखता है। किस सब को, इन सब तरह के सॉफ्ट ऑर्गन्स को। ब्रेन हाईली फ्रेजाइल ऑर्गन है, बहुत ज्यादा वुल्नरेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास उसके लिए क्रेनियम है, स्कल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, कौन हमें इसके लिए सपोर्ट करता है, बोन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट्स। इसके बारे में तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही बात करते आ रहे हैं कि मूवमेंट में किसका हेल्प होता है, मसल्स सपोर्ट करते हैं, मसल सपोर्ट करते हैं। लेकिन मसल्स किसको सपोर्ट करते हैं, मसल सपोर्ट करते हैं बोन्स को। और मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, बोन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मूवमेंट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग पैरों का मूवमेंट देखेंगे तो ये जो पैरों का मूवमेंट हो पा रहा है ये किसके कारण से हो रहा है, मसल के कारण हो पा रहा है। और मसल्स किसको खींचते हैं, मसल्स खींचते हैं स्केलेटल सिस्टम को, ठीक है। और उसके कारण से क्या हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है। तो मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये वॉलंटरी होते हैं, मैं एक बार बस रिकॉल कर देता हूँ, वॉलेंट्री होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स। मिनरल्स में यहाँ पर मैं आपको मार्क करवा देना चाहता हूँ कि मिनरल में स्पेशली दो तरह के मिनरल्स की मैं बात करूँगा, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है फ्रेंड्स, इन सब तरह से क्या है, ये मिनरल्स का स्टोरेज का भी काम करता है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, मैं एक फिजियोलॉजी बताना चाहता हूँ आपको। जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो बॉडी कैल्शियम कहाँ से गेन करता है, वो बॉडी जो है आपका कैल्शियम गेन करता है आपके बोन से, रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है, उस बोन में से कैल्शियम निकाल लेता है। फॉस्फेट चाहिए, क्या करेगा, बोन में से फॉस्फेट को निकाल लेगा। बात समझ पा रहे हैं, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर मैं आपको एक बात और मेंशन करवा देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी से सफ़र कर रही है तो बोन से इतनी ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम निकाल लेगा कि आपका बोन फ्रेजाइल होने का चांस हो जाएगा और बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये बोन जो है ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। आप कहेंगे बोन तो एक हड्डी का ढांचा है, वो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे करेगा, इसे हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए बोन्स के पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए इनके पास क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, बोन के सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग बात करते हैं तो कैसे कैसे बोन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, टोटल 206। और ये कब होता है, ये होता है अडल्ट स्टेज में।
ये कब होता है? अडल्ट स्टेज में। ये कब होता है? अडल्ट स्टेज में। जबकि अगर मैं बात करूंगा चिल्ड्रन में ये कितने होते हैं? ये लगभग 300 बोन्स होते हैं। आप कहेंगे इतना डिफरेंस कैसे? तो इसमें से अगर मैं बात करूंगा लगभग 94 बोन्स, ये 94 बोन्स का जो डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत सारे बोन्स आपके अंदर ऐसे हैं जो कि बाद में जाकर के क्या होते हैं? फ्यूज होकर के एक बोन का फॉर्मेशन कर दिए हैं। इस कारण से ये शुरुआत में 300 थे, जबकि बाद में ये कितने रह गए? 206। एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि सैक्रम। अगर मैं सैक्रम का एग्जाम्पल लेता हूं तो सैक्रम जो है वो 5 बोन से मिलकर के बना हुआ, 5 बोन से मिलकर बना हुआ। तो ये 5 के 5 बोन्स जो होते हैं वो चाइल्ड स्टेज में सारे के सारे सेपरेट होते हैं, जबकि एडल्ट स्टेज तक में आते आते ये क्या होते हैं? फ्यूज होकर के एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सिंगल बोन यहाँ पर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे बोन्स होते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे बोन्स होते हैं जो कि फ्यूज होकर के एडल्ट स्टेज में सिंगल बोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस कारण से वो सिंगल बोन की तरह ही काउंट में आते हैं। नेक्स्ट है, देखेंगे 2 बेसिक टाइप के बोन होते हैं। हम लोग जो बोन का टिश्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या देखते हैं कि बोन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और एक होता है स्पॉन्जी बोन। क्लियर फ्रेंड्स? कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। आप यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप उस डेफिनेशन को लिख लेंगे। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में लिखिएगा, ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकल बोन्स, ऑल्सो नोन एज, ये मैं नोन एज लिखता हूँ, कि ए नोन एज लिखता हूँ, आप लोग इसको पूरा लिखा करेंगे, नोन एज कॉर्टिकल बोन्स, कॉर्टिकल बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग और क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल बोन्स, ठीक है। इसके बारे में इट इज अ डेंस बोन, इट इज अ डेंस बोन, नाम से ही क्लियर है। कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो इट इज अ डेंस बोन in which the bony matrix is solidly filled, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, it is a dense bone in which the bony matrix is solidly filled with organic ground substances, with organic ground substances and inorganic salts, organic ground substances and inorganic salts, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें these bony matrix leaves some tiny spaces, बहुत छोटे छोटे स्पेस छोड़ देते हैं, tiny spaces known as lacunae, LACUNAE, known as lacunae that contains osteocytes। इस lacunae में क्या होता है? इसमें osteo बोले तो क्या, बोन साइट्स, और साइट वर्ड किसके लिए आता है? साइट वर्ड आता है सेल के लिए, यानी कि बोनी सेल को वो पजेस करते हैं। कौन? लेक्यूने, जो कि छोटे छोटे स्पेस उसमें हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जो ये कॉम्पैक्ट बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये कैसा होता है? होमोजीनस नेचर का होता है। होमोजीनस बोले तो क्या, लगभग एक ही तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, लगभग एक ही तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। होमो बोले तो क्या, सिंगल, जीनस बोले तो क्या, ओरिजिन, सेम टाइप के बोन से मिलकर, सेम टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसे होमोजीनस कहते हैं। जबकि स्पॉन्जी बोन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें
छोटे छोटे निडल लाइक निडल लाइक पीसेज होते हैं बोन के निडल लाइक पीसेज होते हैं। जैसे देखें अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो ये इसके छोटे छोटे निडल लाइक पीसेज हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीस हैं, इसमें बोन के बहुत छोटे छोटे पीस है और उसके बीच में क्या है, उसके बीच में स्पेस होता है। ये सब स्पेस आप देख रहे हैं, इन सारे स्पेस को आप क्या कहते हो, इन सारे स्पेस को आप कहते हो लैक्यूने। इन स्पेस को आप क्या कहते हो, लैक्यूने। जो कि ये मैनी ओपन स्पेसेस लिखा हुआ है, यही ओपन स्पेसेस क्या है, ये बहुत सारे स्पेस हैं, देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे स्पेस जो हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैक्यूने, ठीक है। और इस लैक्यूने में ही हम लोग बात करेंगे क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चार्ट में बात करेंगे। इसमें आप लोग अगर ध्यान देखेंगे तो ये सारे, ये क्या है, ये स्पॉन्जी बोन्स है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये पार्ट जो है, इस पार्ट में हम क्या देखते हैं, इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टाइटली पैक्ड बोन्स हैं, टाइटली पैक्ड बोन्स हैं ये सारे के सारे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। जबकि इस बोन के आगे अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे बोन के अंदर में, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी नेचर का, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस के साथ अगर हम देख रहे हैं वो बोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देखते हैं फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द बोन। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द बोन, जैसे कि ये बोन आप देख रहे हैं, ये एक बोन है, ये आपके सामने एक बोन है, ये आपके सामने एक बोन है और इस बोन का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से काट करके आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर आपको काट करके दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, बोन के ऊपर भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेरीऑस्टियम। इस बोन के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पेरीऑस्टियम। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, बोन का भी टिश्यू है, तो बोन के टिश्यू को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो न्यूट्रिशन कौन लेकर के जाएगा, ब्लड वेसल से लेकर के जाएंगे। और जब बोन में आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, आप बाहर से जब अंदर की तरफ जाओगे तो पहले वाला जो पार्ट पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन है। और बीच में जो दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है वो स्पेस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ पर पहले कॉम्पैक्ट बोन, फिर स्पॉन्जी टिश्यू पड़ता है, स्पॉन्जी बोन पड़ता है, क्लियर है। तो ये वाला जो पोर्शन आप लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, हालांकि ये इस तरह से करके लिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये 3D में आप लोग इसको समझेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन है। इसमें एक एक लैमेली दिखाया गया है, इसमें एक एक लैमेली को दिखाया गया है, एक एक लैमेली को दिखाया गया है। इसमें एक एक लेयर से बना हुआ ये पूरा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हो हैवर्सियन सिस्टम। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बोन जो है वो बहुत सारे हैवर्सियन सिस्टम और स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ फॉर्म है, क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत सारे हैवर्सियन सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक मैं और चीज़ इंडिकेट कर देना चाहता हूँ आपको कि इन बोन्स के बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें ये ब्लड वेसल्स रन कर रहे हैं, ये कैविटी लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ से इस पार्ट को कट करके यहाँ पर इस तरह से निकाला गया है, इस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से कट करके निकाला गया है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए बनाया यहाँ पर ताकि वो और ज़्यादा ये हाईलाइटेड फॉर्म में दिख सके बेहतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ये डिप्रेशन देखा, यहाँ पर जो आपने ये वाला डिप्रेशन देखा, इस वाले डिप्रेशन में ही ये ब्लड वेसल तैर रहा है। इस वाले डिप्रेशन में ये ब्लड वेसल पायर्स किया हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। और इस वाले जगह को, खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैवर्सियन कैनाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इस टुकड़े को और ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे तो हम देखेंगे ये जो मैंने लैमेली की बात करी, ये लैमेली क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। इससे अगर हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लैमिला बोलेंगे। ये देखिए लैमिला, लैमिला, लैमिला,
लेमिला, ठीक है। और ये लेमिला किससे बने हुए हैं? ये बने हुए ऑस्टियोसाइट से। ये जो आपको एक सेल दिख रहा है ये ऑस्टियोसाइटिक सेल है, ये ऑस्टियोसाइटिक सेल है, एक बोन सेल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और ये बना हुआ क्या है? एक लेयर जो इससे पूरा का पूरा ड्रॉ हुआ पड़ा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लेमिला कहते हैं। और इन सारे लेमिला के अंदर में सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं कि एक पाइप लाइक खाली स्ट्रक्चर है, जिस खाली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं या फिर हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? इसे हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं या फिर हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जगह जगह इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कहाँ पर है? इन मेडुलरी कैविटी में। मेडुलरी कैविटी में बोले तो क्या कि ये जो इसका स्पॉन्जी टिश्यू दिख रहा है, इसमें जगह जगह जो खाली स्पेसेज हैं, उन खाली स्पेसेज में क्या रन कर रहा है? इसमें ब्लड वेसल्स रन कर रहे हैं। उन खाली स्पेसेज को हम लोग क्या कहते हैं? मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? और इसमें ही क्या रहता है? इसमें बोन मैरो रहता है। बोन मैरो रहता है जो कि बहुत सारे तरह के टिश्यू को पोजेस करता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बोन फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसे हम लोग क्या करें? स्पॉन्जी बोन कह रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस वाले स्ट्रक्चर को क्या किया गया है? सेंट्रल कैनाल कहा गया या फिर हेवर्सियन कैनाल कहा गया, जो कि यहाँ पर हमने एक छोटे से फॉर्म को इलैबोरेट करके देखा, वही यहाँ पर एक पूरे बोन में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखेंगे बोन को। अगर हम देखा जाए तो बोन को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उनके शेप के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें कि क्या आते हैं? जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग। जो छोटे बोन होते हैं उन्हें शॉर्ट, जो चपटे होते हैं उन्हें फ्लैट और इरेगुलर। जैसे कि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि लॉन्ग बोन के बारे में बात करूँगा तो जो लिम्स के बोन होते हैं, जो लिम्स के बोन होते हैं उसको हम लोग किसमें रखते हैं? लॉन्ग बोन्स में रखते हैं। शॉर्ट बोन में अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट बोन में ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बोन को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? उसके शेप के बेसिस पर। शेप के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो जो लेंथ में जो ज़्यादा होते हैं उन बोन्स को क्या कहा जाता है? लॉन्ग बोन्स कहा जाता है। ठीक है? और इसके अंदर हम लोग मेनली एक एग्जाम्पल लेंगे अभी लिम्स। क्लियर है? शॉर्ट बोन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं क्या? कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स एंड टार्सल्स। आप लोग अभी घबराएंगे नहीं क्योंकि ये वर्ड आपके सामने अभी नया आया हुआ है। कार्पल्स कहते हैं यहाँ पर कलाई के पास जो रिस्ट बोन होता है, इसे हम लोग एक और नाम क्या कहते हैं? रिस्ट बोन। ठीक है? और टार्सल्स होता है जो कि एंकल के पास प्रेजेंट जितने सारे बोन होते हैं, फुट में एंकल के पास जितने सारे बोन प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। क्लियर है? इसके अलावा फ्लैट बोन्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर होते हैं गर्डल्स। और इरेगुलर बोन्स के अंदर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाता है स्पाइनल बोन्स। क्या है? या कि इसे हम कह सकते हैं वर्टिब्रल बोन्स। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग एक एक करके सारे बोन को देखेंगे। देखें क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं शेप के बेसिस पर। तो जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें क्या आया है? यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया ह्यूमरस का। ये वाले बोन, ये सारे के सारे बोन किस में आते हैं? ये सारे के सारे बोन किस में आते हैं? ये सारे के सारे बोन आते हैं लॉन्ग बोन्स में। शॉर्ट बोन्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिस्ट का जो बोन है, ये वाला बोन जो है, ये सब किस में आ जाएगा? शॉर्ट बोन में आएगा। अगर हम लोग फ्लैट बोन की बात करेंगे तो फ्लैट बोन में स्कल के अंदर जितने सारे बोन होते हैं ये चपटे बोन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो गर्डल्स है, जो पीठ की तरफ से होता है, पेक्टोरल गर्डल। उसके अलावा जो हम पेल्विक गर्डल की बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये बोन कैसे हैं? ये बोन चपटे बोन हैं। तो इन्हें हम लोग किस में रखते हैं? इसे हम लोग रखते हैं फ्लैट बोन में। जबकि जो ये देख सकते हैं आप, ये इसका शेप जो है ना, एक पर्टिकुलर शेप नहीं, ये एक इरेगुलर शेप का बना हुआ है। इस कारण से इसे हम लोग इरेगुलर बोन्स में रखते हैं।
हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बोन में पहला लॉन्ग बोन के बारे में कि लॉन्ग बोन जो होते हैं वो टिपिकली लॉन्गर होते हैं जबकि वो वाइड कम होते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं फीमर और ह्यूमरस, वो जो होते हैं वो चौले कम होते हैं जबकि लंबे ज़्यादा होते हैं लॉन्ग बोन्स में। उसके पास क्या होता है, साफ्ट होता है। साफ्ट का मतलब क्या होता है, साफ्ट का मतलब होता है एक लंबा स्ट्रक्चर जो कि दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साफ्ट कहते हैं। विद हेड्स, जैसे कि एक बोन मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। ये बोन मैंने बनाया और इस बोन के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये वाला पोर्शन जो है इसका हेड कहलाता है, ये वाला पोर्शन भी इसका हेड कहलाता है। अगर इस बोन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, अगर इस बोन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है तो इसे आप प्रॉक्सिमल हेड कहोगे, प्रॉक्सिमल हेड कहोगे। और ये वाला हेड जो लास्ट हेड है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग डिस्टल हेड कहेंगे। डिस्टल, DISTAL, डिस्टल हेड कहेंगे। ये भी हेड है, ये भी हेड है, और ये कैसा हेड है, ये प्रॉक्सिमल हेड है और ये डिस्टल हेड है। क्लियर फ्रेंड्स? इस हेड के बाद वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, और वैसे बात आप समझ सकते हो, इस हेड से भी जस्ट पीछे का पोर्शन क्या होगा, ये भी मेटाफाइसिस होगा, मेटाफाइसिस होगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं साफ्ट, इसे हम लोग कहते हैं साफ्ट ऑफ द बोन, साफ्ट ऑफ द बोन। और इसे हम लोग कहते हैं एक और नाम, और वो है डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि, और ये सबसे पोर्शन एक और ध्यान रखेंगे कि ये हेड वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, इपीफाइसिस, इपीफाइसिस, इपीफाइसिस। यानी कि ये भी क्या है, ये भी इपीफाइसिस है, ये भी इपीफाइसिस है। इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, फिर इपीफाइसिस। ये जस्ट ये जो जहाँ तक ये सीक्वेंस है उसके बाद ये सीक्वेंस इसके अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये डायफाइसिस, डायफाइसिस के बाद मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस के बाद इपीफाइसिस, डायफाइसिस, डायफाइसिस के बाद मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस के बाद इपीफाइसिस। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो लॉन्ग बोन हैं मेनली इसमें क्या होता है, इसमें मेनली कॉम्पैक्ट बोन्स होते हैं, मेनली कॉम्पैक्ट बोन्स होते हैं। यानी कि मेजर पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स आर मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग अगले चार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक होता है क्या, डायफाइसिस, डायफाइसिस जैसे कि आप एक और नाम क्या कहते हो, इसे आप कहते हो साफ्ट, साफ्ट ऑफ द बोन, जो कि क्या होता है, मेनली कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। ये देखिए, ये मेनली कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। जबकि हेड की अगर मैं बात करूँगा तो ये प्रॉक्सिमल वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये हेड है, और ये मेनली किससे बना होता है, स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ होता है। ये मेनली स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, स्पॉन्जी बोन से मिलकर के बना होता है। ये जो लॉन्ग बोन होता है, ये लॉन्ग बोन जो होता है वो साफ्ट से कनेक्टेड होता है। किसके हेल्प से, साफ्ट से कनेक्टेड होता है, एक बीच में एक डेंस बोनी स्ट्रक्चर से, और उसे हम लोग कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है? ये हम लोग देखते हैं, ये जो हेड है, ये हेड जो है कनेक्टेड है साफ्ट से, साफ्ट से जो कनेक्टेड है, यहाँ पर एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा डेंस टिश्यू है यहाँ पर, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, एपिफाइजियल लाइन कहा जाता है। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसे पेरिओस्टियम कहा जाता है। ये पूरे बोन पर प्रेजेंट होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऊपर से। ठीक है? ये वाला कॉम्पैक्ट बोन है, और यहाँ बीच में हम देखते हैं ये क्या है, मेडुलरी कैविटी है। इस मेडुलरी कैविटी, इस कॉम्पैक्ट बोन और मेडुलरी कैविटी, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मेडुलरी कैविटी के, मतलब मेडुलरी कैविटी जहाँ पर
स्टार्ट हो रहा है, और जो कॉम्पैक्ट बोन है जहाँ पर लास्ट हो रहा है वहाँ पर कौन से टिश्यू है, वहाँ पर फिर से स्पॉन्जी टिश्यू है, वहाँ पर वापस स्पॉन्जी टिश्यू है। हम लोग देखते हैं कि अगर जो हेड रीजन है उस हेड रीजन में मेनली क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू है, जबकि साफ्ट वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूँगा डायफाइसिस वाला पोर्शन या फिर साफ्ट वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में जो मेनली मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेनली कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, आप देख सकते हैं मेनली कॉम्पैक्ट बोन है, और बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये इसका प्रॉक्सिमल हेड है तो इसे हम लोग प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं, जबकि ये डिस्टल हेड है, लास्ट वाला है, एंड वाला पोर्शन, तो इसे हम लोग डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें जो डायफाइसिस होता है वो मेनली कॉम्पैक्ट बोन से होता है, जबकि एपिफाइसिस जो होता है इसे एंड ऑफ बोन कहते हैं। देखिए दोनों तरफ का एंड है, चाहे ये प्रॉक्सिमल एंड है चाहे ये डिस्टल एंड है, और इसमें मोस्टली ये किससे बने होते हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यू से होते हैं, हमने इसे डायग्राम में समझ लिया था। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, इसमें हम लोग बात करेंगे पेरीओस्टियम के बारे में। पेरीओस्टियम क्या होता है, जो आउटसाइड कवरिंग होता है डायफाइसिस का जो आउटसाइड कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम कहते हैं। ये बना हुआ किससे होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरे के पूरे बोन पर ऊपर से चढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा हम बात करते हैं सरफेस फाइबर के बारे में। सरफेस फाइबर जो कि ये क्या करता है, ये पेरीओस्टियम को, ये देखिए ये जैसे बोन है तो ये जो पेरीओस्टियम है इसके ऊपर से ये चिपका हुआ जो एक परत जैसा स्ट्रक्चर इसके ऊपर चिपका हुआ, इसको हमने जरा सा यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक तरह से कहेंगे आप इसको, हमने इसे खींच करके जरा सा बाहर निकाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे फाइबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, पेरीओस्टियम से चिपके हुए हैं और बोन से भी चिपके हुए हैं, यानी कि ये इस दोनों को क्या करता है, इस दोनों को जोड़ करके रखता है, इस दोनों को कनेक्ट करने के काम में आता है, यानी कि वो उसको क्या करता है, सिक्योर करता है पेरीओस्टियम को, ताकि ये बोन से अंडरलाई रहे और ये उसको उससे चिपका हुआ रहे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आर्टरीज हम देख रहे हैं ताकि बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बोन जो है, ये चूंकि हमने कौन सा पोर्शन लिया है, ये हमने साफ्ट वाला पोर्शन लिया है, ये हमने साफ्ट वाला पोर्शन लिया, यानी कि डायफाइसिस वाला पोर्शन लिया। तो डायफाइसिस वाले पोर्शन हम क्या देखते हैं कि मेनली यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज से बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ है। और इस कॉम्पैक्ट बोन, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यू है, ये स्पॉन्जी टिश्यू है, और स्पॉन्जी टिश्यू के बाद यहाँ पर ये जो एक कैनाल जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये खाली जगह जो है, ये खाली जगह, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह को हम लोग कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। और इस कैनाल में क्या रन करता है, इस हैवर्सियन कैनाल में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर रहता है क्या, येलो बोन मैरो। क्लियर है फ्रेंड्स। और आप लोग ध्यान रखेंगे, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि येलो बोन मैरो जो है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है एक टाइप के WBC का, WBC। क्लियर है, वाइट ब्लड सेल्स। और स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट के भी टाइप होते हैं, B and T। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोन मैरो होता है, कौन सा, येलो बोन मैरो। अगर मैं आपके मजे के लिए बता दूं तो आपने कभी मटन खाया होगा, तो आप जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उन लॉन्ग बोन्स को जब आप सक करते हैं तो उसके बीच से जो मटेरियल निकल करके आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होगा आप लोगों को, मैं जानता हूँ इस बात को। वो क्या होता है, वो एक्चुअली येलो बोन मैरो है। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन जो बना हुआ है, ये किससे है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर अगर आप इसको एज्यूम करेंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन किससे बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ है। ये आउटर कवरिंग पेरीओस्टियम, ये सरफेस फाइबर, और इसके बारे में बात करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं जो कि इस बोन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग
एक ग्रॉस एनाटॉमी देखते हैं किसका, लॉन्ग बोन का। एक पूरे बोन को लेकर के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो है ये इसका हेड है, ये भी हेड है, ये प्रॉक्सिमल हेड है, ये डिस्टल हेड है, और ये पूरा का पूरा शाफ्ट है इस पूरे शाफ्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले जो कार्टिलेज होते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक्चुअली आर्टिकुलर वर्ड जो बना है ये बना है आर्टिकुलेट से, आर्टिकुलेट वर्ड से बना है। और आर्टिकुलेट का वर्ड का मतलब होता है टू जॉइन, क्लियर फ्रेंड्स, टू जॉइन। तो जॉइन करने वाला जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये दोनों ही एंड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं आगे किसी स्ट्रक्चर से, क्लियर है। इस जगह पर चूंकि हेड रीजन है तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। जबकि बात करेंगे तो स्पेस कंटेनिंग द स्पॉन्जी बोन, इन स्पॉन्जी बोन में जो स्पेस होते हैं बहुत सारे, उसमें क्या होता है, रेड मैरो होता है। रेड मैरो बोलूँ या फिर इसको मैं क्या बोलूँ, रेड बोन मैरो। जिस तरह से हमने देखा कि ये जो साफ्ट है, इस साफ्ट में क्या है, इस साफ्ट के अंदर जो है येलो बोन मैरो है। उसी तरह से जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू के पास कौन से मैरो होते हैं, किस तरह का बोन मैरो होता है, वहाँ पर रेड बोन मैरो होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन, उसके अलावा मेडुलरी कैविटी, और यहाँ पर सबसे ऊपर कवरिंग जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेरिओस्टियम। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा था लॉन्ग बोन के बारे में, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट बोन्स के बारे में। शॉर्ट बोन्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जनरली कैसे होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं, क्यूब के जैसे शेप के होते हैं, क्यूब के जैसे शेप के होते हैं। और ये मेनली इस शेप के बोन कहाँ पर होते हैं, कार्पल्स यानी कि रिस्ट में, एंड टार्सल्स यानी कि फुट एंड एंकल में, ये होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, क्यूब शेप्ड बोन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट बोन्स कहते हैं। कंटेंट मोस्टली इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बोन नहीं होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कार्पल्स एंड टार्सल्स। हम लोग फ्लैट बोन्स की बात करते हैं तो फ्लैट बोन्स के बारे में ध्यान रखेंगे, ये थिन होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। फ्लैटेंड बोले तो क्या, चपटे होते हैं। कैसे होते हैं ये चपटे होते हैं। और यूजुअली ये कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, यानी कि मुड़े हुए होते हैं। ये अपने कोने पर, जो जहाँ पर साइड एजेस होते हैं, जो साइड के किनारे होते हैं, उन जगहों पर ये थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट बोन्स कहते हैं। जो थिन लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन का होता है, और जो मुड़ा हुआ लेयर होता है वो क्या होता है, मेनली स्पॉन्जी बोन का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो स्कल होता है, रिब्स होते हैं, और स्टर्नम होता है। जो स्कल, रिब्स एंड स्टर्नम। बात करेंगे इर्रेगुलर बोन्स के बारे में। इर्रेगुलर बोन्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, नाम से क्लियर है। बोन्स दैट आर इर्रेगुलर इन शेप आर नोन एज इर्रेगुलर बोन्स। ये जल्दी फिट नहीं होते हैं, कहीं पर एक दूसरे के साथ भी फिट नहीं होते हैं, इन्हें एक दूसरे के ऊपर फिट करना पड़ता है। चूंकि ये इर्रेगुलर शेप के हैं और ये जल्दी फिट नहीं हो पाते हैं। और ये कहाँ के बोन्स होते हैं, वर्टिब्रे के बोन्स होते हैं और हिप के बोन होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं टाइप्स के बारे में। किसके, बोन सेल्स के, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स के बारे में। ऑस्टियोसाइट्स कितने तरह के ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर बोन सेल कहते हैं। और ये मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। आप लोग ब्लास्ट और क्लास्ट को ध्यान में रखेंगे। ऑस्टियो वर्ड तो कंफर्म है कि ऑस्टियो वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो। यहाँ पर जो ये ऑस्टियो हमने लिखा है, ये ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है, बोन, और साइट बोले तो क्या, सेल। यानी कि ऑस्टियो वर्ड यहाँ पर क्या, बोन, यानी कि बोन, और यहाँ पर ब्लास्ट, फिर बोन, और यहाँ पर क्लास्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी बोन का फॉर्मेशन चल रहा है, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर बोन को थोपते हैं।
इस बोन पर और ज़्यादा लेयरिंग चढ़ाते हैं। आपने कभी राजमिस्त्री को देखा, वो राजमिस्त्री क्या करते हैं, वो बहुत सारे मसाले को अपने करनी पर उठाते हैं, उनका जो औजार होता है उस पर उठाते हैं और दीवार पर फेंक करके चढ़ाते हैं। एक लेयरिंग उन्होंने उस पर चढ़ा दी, और वो जो उन्होंने लेयरिंग चढ़ाई उसके कारण से वहां पर कुछ अमाउंट ऐड हुआ है। तो इसी तरह से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ाते हैं, यानी कि वो बोन का फॉर्मेशन करते जा रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस कारण से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है। आपको लग रहा होगा ये खतरनाक काम करता है, लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमने एक बोन यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर हमने एक बोन बनाया है, और हम जानते हैं कि इस बोन को अगर हमें इस शेप का रखना है, इस बोन को हमें इस शेप में रखना है, इस शेप में रखना है, इस शेप में अगर इस बोन को रखना है हमें, इस शेप में अगर हमें इस बोन को रखना है, तो वहां पर कौन काम आएंगी, वहां पर काम आएंगी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है, इसे हम लोग बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं, बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं। क्लियर है, इसे हम लोग बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं। इसका एक और नाम है बोन शेपिंग सेल्स, इसे बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं या फिर इसे बोन शेपिंग सेल्स कहते हैं। क्लियर है, बोन ईटिंग सेल्स बोन को खाने वाले सेल्स या फिर बोन शेपिंग सेल्स। तो ये क्या करेंगे, आप नाम से क्लियर है कि ये बोन को ईट करेगा। कैसे बोन को, कैसे, कौन से बोन को ईट करेगा, एक्सेस ऑफ द बोन को ईट करेगा, एक्सेस ऑफ द फॉर्म्ड बोन, एक्सेस ऑफ द फॉर्म्ड बोन को ये क्या करेगा, ईट कर जाएगा, उसको खा जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये इस बोन को शेप देने का काम करेगा। ये जो एक्स्ट्रा बोन दिख रहा है, इस एक्स्ट्रा बोन को वो पूरी तरह से खा जाएगा, और ये बोन जैसा शेप का होना चाहिए उस शेप में ये उसको ला करके रख देगा। आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं। तो इस शेप में बोन को लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं। इस कारण से इसे बोन ईटिंग, इन्होंने इस सारे के सारे बोन को खा करके काम किया है, तो उन्होंने इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोन ईटिंग सेल्स कहेंगे। और चूंकि ये बोन को शेप देने का काम करता है, बोन को ओरिजिनल शेप में, जिस शेप का वो बोन होना चाहिए उसमें लाने का काम करता है। इस कारण से इसे हम लोग बोन शेपिंग सेल्स कहते हैं, बोन शेपिंग सेल्स कहते हैं। इन्होंने बोन को शेप देने का काम किया है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और मैं नाम कह रहा हूँ, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। क्यों कहते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, इसलिए कहते हैं जब एजिंग होती है, जब एज लेट एज चल रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, बोन में से बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो उसका मैट्रिक्स होता है वो निकाल लिया जाता है। यानी कि आप इसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, जो कि हम बात करते हैं खास करके कौन से मिनरल्स, अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, आप उसको रिकॉल करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जब आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो इन कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट को बोन में से निकाल लिया जाता है, और उस समय पर बोन फ्रेजाइल हो जाती है, तो इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट को निकालने का काम कौन करती हैं, इन कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को निकालने का काम बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। ये सारे के सारे एक्शन जो होते हैं वो हार्मोन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रीमॉडलिंग जो होती है बोन की, ये एक प्रोसेस है बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। क्यों कहते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि ये लगातार जब बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये लगातार इस पर बोन जो है एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है, और क्लास्ट सेल्स जो है उसको लगातार आकर के खा रही है और उसको एक शेप देने का काम कर रही है लगातार। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर बढ़ करके आया और उसको क्या किया गया कि एक थोड़ा सा शेप दिया गया, इस तरह से। जैसे सपोज करते ये बोन बनता जा रहा है, यहाँ पर ये बोन ऐसा बन गया है,
और उसको क्या करेंगे, ये ऑस्टियोक्लास्ट आकर के उसको वापस इस शेप में लाएंगे। फिर ये थोड़ा सा और बोन बढ़ा, ऑस्टियोब्लास्ट को ये नहीं पता है कि ये बोन कैसा बनाना है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट को ये पता है कि इस बोन को किस शेप का रखना है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो धुराधर बनाते जाते हैं, जबकि लेयरिंग करने का काम किसका, ऑस्टियोक्लास्ट का। यानी कि बोन को उस शेप में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो ऑस्टियोक्लास्ट। इस कारण से आप इसे क्या कहते हैं, बोन शेपिंग सेल कहते हैं। और चूंकि ये बोन के सेल को खा करके उसको उसके शेप में ला रही है, इसलिए आप लोग इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में। आज के लिए थैंक्स।